Hello everyone, I am Pragati Khandelwal and I welcome you to Premon Excellence. इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस इस सब टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन को पढ़ा था। सो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई इज देयर अ नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की जगह हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। सो क्या जरूरत पड़ जाती है हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? क्या होता है अगर हम बैलेंस नहीं करें तो बैलेंस क्यों करना पड़ता है? उसका आंसर ये है, अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। ठीक है, ये तो अब स्टेटमेंट वाला आंसर हो गया, बट हमें समझ नहीं आया कि ये क्या है। इसमें ये कह रहा है कि हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th में पढ़ा होगा, और अगर नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो मास है ना ही हम उसे बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। किस में नहीं खत्म कर सकते या बना सकते? केमिकल रिएक्शन में। मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन को ले लेते हैं हम, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसमें मान लीजिए रिएक्टेंट्स का टोटल मास है मेरा 40U। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट्स का टोटल मास 40U है, और अगर अभी मैं प्रोडक्ट्स का भी मास कैलकुलेट करूंगी तो वो 40U ही आएगा। ओके, क्यों आएगा? क्योंकि ना ही हमने मास को बनाया और ना ही मास को खत्म किया। ठीक है, सो मास एज इट इज रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा केमिकल रिएक्शन में। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। हम ना मास को ना ही बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, मास एज इट इज रहता है। सो आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ आ गया हो। अब मैंने ये इक्वेशन ली है, ये वर्ड इक्वेशन है और ये उसका केमिकल इक्वेशन में मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया है। एक्टिविटी 1.3 से ली है मैंने। ये इक्वेशन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये तो वर्ड इक्वेशन हो गई। इसको केमिकल इक्वेशन में मैंने इसके फॉर्मूले यूज किए हैं और इनके जो फिजिकल स्टेट है वो सिंबल्स यूज किए हैं। Zn प्लस H2SO4 गिव अस ZnSO4 प्लस H2। अब मुझे किसी ने ये पूछा कि ये बैलेंस है कि नहीं, तो मुझे उसे बताना है कि ये बैलेंस है कि नहीं, बताना है कि ये है कि नहीं, प्रूफ करना है। मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं। एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब आप इस H2SO4 को एलिमेंट्स नहीं बोल सकते, ये कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स सिंगल होता है, Zn, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ऐसे ही ZnSO4 भी एक कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं बोलेंगे हम इसको। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स लिए हैं क्योंकि यही 4 एलिमेंट्स है पूरी रिएक्शन में। तो जिंक Zn, इसके नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स यानी एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो जिंक के कितने एटम है? एक ही एटम दिख रहा अभी तो मेरे को, यहाँ पे 2Zn करके कुछ ऐसे तो लिखा नहीं है जो 2 या 3 एटम्स हैं, एक ही एटम है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स जिंक के कितने हैं? 1 है। ओके, अब प्रोडक्ट साइड में देखती हूँ RHS में, तो RHS में कितने हैं? एक ही एटम है, ये तो सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जिंक तो बस यही है यहाँ पे, और इसका एक ही एटम है। तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कब बोलते हैं किसी भी इक्वेशन को, जब रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स में जिंक का एक ही एटम है, प्रोडक्ट में भी एक ही एटम है, तो क्या जिंक बैलेंस्ड है पूरी इक्वेशन में? हाँ, बिल्कुल बैलेंस्ड है, दोनों में एक ही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन पे। रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, H2, 2 एटम्स। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है हाइड्रोजन यहाँ पे H2, तो कितने एटम्स हो गए हाइड्रोजन के? 2 हो गए।
रिएक्टेंट्स में कितने हैं H2, यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 2 एटम्स हो गए। सो क्या हाइड्रोजन बैलेंस्ड है? बिल्कुल बैलेंस्ड है। LHS में भी 2 एटम्स है, RHS में भी 2 एटम्स है। अब हम आते हैं सल्फर पे, ये रहा सल्फर। सो सल्फर के कितने एटम्स है? LHS में एक ही एटम है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एक एटम है सल्फर का। RHS में कितने एटम है? एक ही एटम है, ये भी लिख देती हूँ। सो क्या मैं कह सकती हूँ मेरा सल्फर बैलेंस्ड है? बिल्कुल बैलेंस्ड है। LHS में एक एटम है, RHS में भी एक एटम है। तो अभी हमने जिंक बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन कर लिया, सल्फर कर लिया, ठीक है, ये 3 हमने बैलेंस कर लिया। अभी ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन के LHS में कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। RHS में कितने एटम्स हैं? RHS में भी 4 हैं। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे इस पूरे केमिकल रिएक्शन में, और सबके नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स के। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये पूरी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है? बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करती है, और जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो कंडीशंस देखी थी बैलेंस इक्वेशन के लिए, उसे भी फुलफिल करती हैं। क्या थी वो कंडीशंस? नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। हो रहेगी ये कंडीशन फुलफिल? बिल्कुल हो रही है। जितने एटम्स हैं LHS में उतने ही एटम्स हैं RHS में, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, बैलेंस्ड है। सो आई होप ये पूरा यहाँ तक आपको समझ आ गया हो, ये इक्वेशन तक। अब नेक्स्ट इक्वेशन मैंने ली है आयरन, Fe। आयरन का केमिकल फॉर्मूला Fe होता है प्लस वाटर H2O गिव अस Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, हाँ मैं इसमें बता देती हूँ। H2O वैसे तो लिक्विड होता है, पानी लिक्विड स्टेट में ही होता है, बट यहाँ मैंने G लिख रखा है। क्यों? क्योंकि जो आयरन होता है वो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, ना कोल्ड वाटर से करेगा ना हॉट वाटर से करेगा, वो रिएक्ट करेगा स्टीम से, वाटर वेपर से, और वाटर वेपर्स का गैसियस फॉर्म में ही होती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट G लिखा है। सो हमारे पास अब ये एक इक्वेशन है। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कैसे एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा स्टेप, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले आयरन का Fe, H2O का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 का फॉर्मूला, एंड हाइड्रोजन का H2, इन सब के अराउंड मैंने बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है कि हमें बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं अराउंड ईच फॉर्मूला। सेकेंड स्टेप है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब जो हमारे एटम्स हैं, किसके एटम्स? एलिमेंट्स के या फिर कंपाउंड्स के, अब हम उन्हें एक टेबुलर फॉर्म में लिस्ट कर लेते हैं। सो इस पूरी इक्वेशन में मुझे 3 एलिमेंट्स दिखे, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यही 3 एलिमेंट्स हैं पूरी इक्वेशन में, तो मैंने उन्हें टेबुलर फॉर्म में लिस्ट कर लिया है। अब फर्स्ट एलिमेंट मैंने आयरन लिया है। आयरन के कितने एटम्स हैं LHS में? एक ही एटम दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 एटम। RHS में कितने हैं? 3 एटम्स हैं इसके, तो RHS में 3 एटम्स हैं आयरन के। हाइड्रोजन के LHS में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। RHS में कितने एटम्स हैं? H2, 2 ही एटम्स हैं। अब ऑक्सीजन के LHS में 1 एटम है और RHS में 4 एटम्स हैं। ओके, सो ऑक्सीजन के LHS में या रिएक्टेंट्स में 1 एटम है और RHS में 4 एटम्स हैं। ये मैंने तीन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को लिस्ट कर लिया है टेबुलर फॉर्म में। थर्ड स्टेप है हमारा, स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब हमें बैलेंसिंग उससे स्टार्ट करनी है, उस कंपाउंड जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हों, जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हों और उन एलिमेंट्स से सबसे ज़्यादा एटम्स हों। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। In that compound, select the element with maximum number of atoms. तो जो कंपाउंड है जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है या प्रोडक्ट भी हो सकता है। और हमें फिर उस कंपाउंड में ये देखना है कि उस कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट में
कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है. ओके, सो स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. कंपाउंड iron, water or water vapor, ferric oxide and hydrogen that contains maximum number of atoms. तो maximum number of atoms किस में देख रहे हैं, काउंट कर लेते हैं. इसमें एक ही है, इसमें दो हैं, C2 of hydrogen and 1 of oxygen, so 2 plus 1 3. इसमें 7 है, 3 of iron and 4 of oxygen, 7 and 2 of hydrogen. So इस कंपाउंड में मुझे सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स दिखे. और अब इस कंपाउंड में ये प्रोडक्ट का कंपाउंड है, एक रिएक्टेंट्स के ये दोनों है, प्रोडक्ट का है ये. नाउ इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. अब इस कंपाउंड में मुझे वो एलिमेंट सिलेक्ट करना है जिसके सबसे ज्यादा एटम्स हैं. कौन सा है? आयरन की तो 3 एटम्स हैं. ओके, ऑक्सीजन एलिमेंट है जिसके 4 एटम्स हैं. सो मैं बैलेंसिंग प्रोडक्ट के Fe3O4 के ऑक्सीजन से स्टार्ट करूंगी. तो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं. अब यहाँ ऑक्सीजन की 4 एटम्स हैं. RHS में, LHS में आते हैं तो एक ही एटम है ऑक्सीजन का. तो मैं इसे यहाँ ऐसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. बॉक्स जो भी मैं नंबर में चेंज लाऊंगी या कोएफिशिएंट्स लूंगी वो सारे मैं बॉक्सेस के बाहर लिखूंगी. सो मैंने यहाँ H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. O4 यहाँ पे भी 4O यहाँ पे भी है. अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि H2O, इसको मैं H2O2 ऐसे नहीं लिख सकती थी या फिर H2O4 ऐसे नहीं लिख सकती थी और ना ही मैं इसको ऐसे लिख सकती थी H2O4. मैं दोनों ही तरीके यूज नहीं कर सकती. मेरे को जो भी चेंजेस करने हैं वो बॉक्स के बाहर करने होंगे. H2O ये बॉक्स है, यहाँ मैं कोई भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. सो ये करेक्ट वे है, हम ऐसे नहीं कर सकते. तो अब यहाँ पे मैंने H पे भी मल्टीप्लाई कर दिया. जब पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई किया है तो ये H में भी मल्टीप्लाई हुआ है और O में भी मल्टीप्लाई हुआ है. तो हमारा O तो बैलेंस हो गया 4O. अब हम 4th स्टेप पे आते हैं. Fe and H atoms are still not balanced. Fe यानी आयरन, H मतलब हाइड्रोजन. सो आयरन और हाइड्रोजन के एटम्स अभी भी बैलेंस नहीं है, हमने सिर्फ ऑक्सीजन किया है. So pick any of these elements to proceed further. अब आयरन जो बैलेंस नहीं है एटम्स, आयरन और हाइड्रोजन, इन दोनों में से मैं कोई भी एक एटम ले लूँगी, एक एलिमेंट ले लूँगी और उसके एटम्स को फिर बैलेंस करूँगी. तो अब मैं ले लेती हूँ Fe3 क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम्स थे, उसके बाद आयरन ही है जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स हैं. सो Fe3, यहाँ पे LHS में 3 एटम्स हैं, सॉरी RHS में 3 एटम्स हैं आयरन के और LHS में एक ही है, रिएक्टेंट्स में एक ही है. तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ऐसे. सो मेरा आयरन बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, 2 एलिमेंट्स बैलेंस हो गए, एक ही बचा है हाइड्रोजन, उसको बैलेंस करना है. नाउ एग्जामिन दी अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड. सो after examining the above equation, I saw that oxygen is balanced, 4 oxygen. Here also 4 oxygen. 4 oxygen. Iron is balanced, 3 Fe. Fe3. Okay. 3 atoms of iron are in the RHS and 3 atoms of iron are in the LHS. So oxygen is balanced and iron is balanced. अब हमारा हाइड्रोजन बचता है. So स्पेस नहीं थी तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इस इक्वेशन को. Fe plus H2O give us Fe3O4 plus H2. मैंने इसके अराउंड बॉक्सेस भी ड्रॉ कर लिए और जो मैंने मल्टीप्लाई किया था नंबर यहाँ 3 से किया था, यहाँ पे 4 से किया था. सो मैंने दोनों नंबर LHS से मल्टीप्लाई किए हैं और मैंने ये देखा कि मेरा आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. अब मेरा हाइड्रोजन बचता है. सो RHS में मेरे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, H2 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, बट LHS में मेरे 8 एटम्स हैं. सी 4 2 8 मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से 4 H2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 O से भी मल्टीप्लाई होगा. तो O का तो एक ही एटम था तो 4 1 4 एटम हो गए, बट यहाँ पे H2 के H2 है और इसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो H के 8 एटम्स हो गए LHS में. RHS में
2 ही एटम्स हैं, तो मुझे 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मुझे 8 बनाने के लिए मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा h को। सो यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या अब ये इक्वेशन मेरी बैलेंस है पूरी? देख लेते हैं। Fe के 3 एटम्स LHS में, Fe के 3 एटम्स RHS में, हाइड्रोजन के 8 एटम्स, 4 2 जा 8 एटम्स किस में? LHS में। RHS में 4 2 जा 8 एटम्स। ओके, आयरन और हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन भी देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 एटम्स किसके? ऑक्सीजन के। LHS में, RHS में भी 4 एटम्स। तो अब ये मेरी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। सो 5 स्टेप करने के बाद हमारा 6 स्टेप है। To check the correctness of the balanced equation, we count the atoms of each element on both sides of the equation. अब जो हमने 5 स्टेप्स किए हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, 6 स्टेप में हमें ये चेक करना है कि जो हमने 5 स्टेप किए बैलेंस करने के लिए पूरी इक्वेशन को, तो क्या वो एफर्ट्स काम में आए हैं या वेस्ट हो गए हैं। इन शॉर्ट हमें काउंट करना है कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। सो काउंट करते हैं। आयरन के LHS में 3 एटम्स हैं, 3 Fe। LHS में 3 एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में या फिर RHS में भी 3 एटम्स हैं, Fe3। सो 3 एटम्स ऑफ आयरन इन LHS एंड 3 एटम्स ऑफ आयरन इन RHS। सो मेरा आयरन जो है या फिर Fe बैलेंस्ड है। सेकेंड मेरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं, 4 2 जा 8 LHS में, RHS में भी 4 2 जा 8 एटम्स हैं। सो मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब बचा मेरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मेरे पास 4 एटम्स हैं LHS में, 4 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के LHS में, RHS में भी 4 एटम्स हैं, तो मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब मेरी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। सो 7th पॉइंट है हमारा राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। ये तो मैं बहुत पहले से बताती आ रही हूँ आपको कि जब केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम केमिकल फॉर्मूलेज और सिंबल्स यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिजिकल स्टेट, जैसे आयरन का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, वाटर इस रिएक्शन में वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, सो यहाँ पे गैस आया है गैसियस स्टेट में। Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। और हाइड्रोजन ये इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, इसलिए एरो है यहाँ पे, नहीं तो हम Gb लिख सकते हैं गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो हमारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 7 पॉइंट्स थे और आई होप 7 पॉइंट्स आपको समझ आए हों। नेक्स्ट है ये वेज है कि और क्या किस तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इक्वेशन को, बट ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में काउंट नहीं करेंगे। सो हमारा है नेक्स्ट, द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सोल्यूशन इन वाटर। ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो वर्ड एक्वस है वो हम कब डिनोट करते हैं और क्यों डिनोट करते हैं। सो एक्वस तब डिनोट करते हैं हम जब कोई एलिमेंट पानी में प्रेजेंट हो। ओके, तब हम एक्वस यूज करते हैं वर्ड। और वो पानी में कैसे, अब जैसे आयरन को मैंने पानी में रखा, हालांकि कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि आयरन स्टीम से रिएक्ट करता है ना कि पानी से। सो अगर मैंने आयरन को पानी में रखा तो क्या मैं Fe ब्रैकेट में सिंबल में S की जगह A क्यों लिख दूंगी? क्या नहीं, वो पानी में तो प्रेजेंट है माना, लेकिन वो एज अ सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं है। आयरन अपने फिजिकल फॉर्म में ही प्रेजेंट है। अब अगर मैं शुगर के क्रिस्टल्स देखूं तो वो सॉलिड होते हैं, बट अगर मैं उन्हें पानी में डिसॉल्व कर दूं, वो घुल जाए तो वो सोल्यूशन बन जाएगा, तब मैं एक्वस वर्ड लिखूंगी शुगर के सोल्यूशन के आगे। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा आर ऑल्सो रिटन। सो जब हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 वेज होते हैं। एक होता है कि हम यूजिंग केमिकल फॉर्मूले रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेकेंड सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं हम। बट कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ और रिएक्शन कंडीशंस भी मेंशन करनी होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। ओके, सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, कब रिएक्ट करती है? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे।
यहाँ पे मैंने रिएक्शन की कंडीशन मेंशन की है कि 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, मीथेनॉल, CH3OH। ओके, अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। सो मेरा जो फर्स्ट रूल था कि ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच एलिमेंट, तो मैं यहाँ इसके अराउंड सारे कंपाउंड्स के अराउंड बॉक्सेस ड्रॉ कर देती हूँ। प्लस H2 एट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। क्या देते हैं हमको रिएक्ट करने के बाद, मीथेनॉल। सो लीजिए, मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया कि मैंने सभी एलिमेंट्स के अराउंड बॉक्सेस ड्रॉ कर दिए। सेकंड है, मुझे रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स, इनमें से वो कंपाउंड उठाना है जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हों। सो देख लेते हैं किसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, CO, और दोनों के एक एटम है, तो 2 एलिमेंट्स। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट एक ही है, एटम्स की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, कार्बन 1, हाइड्रोजन दूसरा एंड ऑक्सीजन तीसरा, 3 एलिमेंट्स हैं इधर। सो मैं बैलेंसिंग इस कंपाउंड से स्टार्ट करूंगी। अब इस कंपाउंड में भी मुझे वो एलिमेंट देखना है जिसके सबसे ज्यादा एटम्स हैं। सो सबसे ज्यादा एटम्स यहाँ पे किसके दिख रहे हैं मुझे, हाइड्रोजन के, 3H3+H, 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। सो मैं हाइड्रोजन से बैलेंसिंग स्टार्ट करूंगी। RHS में हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, बट LHS में 2 एटम्स हैं, तो मैं अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे 4 एटम्स हैं RHS में, LHS में भी 4 एटम्स हैं। नेक्स्ट मैं देखती हूँ, अब बचे हैं कार्बन और ऑक्सीजन, तो मैं दोनों में से किसी को भी ले सकती हूँ। सो मैंने ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन का कितना एटम है, एक एटम है RHS में, LHS में कितना है, एक ही एटम है, मेरा ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट मेरा एलिमेंट है कार्बन, कार्बन का भी एक ही एलिमेंट है RHS में, LHS में भी एक ही एटम है। तो क्या मेरी पूरी इक्वेशन में बैलेंस हो गई है क्या, बिल्कुल हो गई है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स LHS में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स RHS में भी हैं। सो जैसे अब मैंने यहाँ पे इसकी रिएक्शन कंडीशन मेंशन की है कि 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं तभी वो मिथेनॉल बनाते हैं। अगर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा या 340 की जगह 380 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो क्या मिथेनॉल बनेगा, नहीं बनेगा, कोई और कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारी इक्वेशन 6CO2 plus 12H2O give in the presence of sunlight and in chlorophyll glucose C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। अब ये जो इक्वेशन है ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, आप इसे चैप्टर 6 में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें भी मैंने रिएक्शन कंडीशंस मेंशन की हैं। क्या की हैं, सनलाइट, ये जो रिएक्शन हो रही है कब हो रही है, जब सनलाइट हो, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। किस में हो रही है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल में हो रही है। मैंने यहाँ पे भी रिएक्शन कंडीशंस मेंशन की है, और रिएक्शन कंडीशंस हमेशा एरो के ऊपर या फिर नीचे मेंशन की जाती है, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की जाती हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारी CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O को क्या बोलते हैं, जिप्सम। जब इसे हीट दी जाती है, ये जो ट्राइंगल का साइन है ये हीट प्रोवाइड करने का सिंबल होता है। हीट दी जाती है कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन पर हीट दी जाती है। तो क्या बनता है हमारा POP, CaSO4.12H2O। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और प्लस 3/2H2O रिलीज होता है। ये हमारी एक और इक्वेशन है जहाँ पे हमने रिएक्शन कंडीशन मेंशन की है, जब जिप्सम को हीट करा जाता है 373 केल्विन पे, या फिर मैं कह सकती हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 100 ऐसा क्यों कह सकती हूँ मैं, क्योंकि 9th में हमने पढ़ा था कि 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अब अगर मैं इसमें 100 डिग्री ऐड कर दूं और यहाँ पे भी 100 डिग्री ऐड कर दूं, क्योंकि अगर मैं LHS में 100 डिग्री ऐड करूँगी तो मुझे RHS में भी करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये हो जाएगा 373 केल्विन और ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों को ऐड करने के बाद ये आया, इसीलिए मेरे को पता चल गया यहाँ से कि 373 केल्विन किसके इक्वल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस की इक्वल होता है। अगर मैं जिप्सम को हीट करूँ
CaSO4.2H2O को हीट करूँ, ये ट्राइंगल का सिंबल हीट का होता है, कितने टेम्परेचर पे हीट करूँ, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या मिलता है मुझे, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है प्लस 3/2H2O रिलीज होता है। ठीक है, सो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेक्स क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely answer to your queries, and for more videos stay tuned. Thank you.